हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करेंगे तो आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगी। जो पहली प्लेलिस्ट है उसमें आपको अभी तक एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि परीक्षाओं के लिए जो आपका सिलेबस है, तो सिलेबस के लिए जो अलग अलग टॉपिक हैं अलग अलग सब्जेक्ट पर, तो सारे टॉपिक वाइज लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप देखना चाहें तो सारे लेक्चर देख सकते हैं। और जो दूसरा प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे मॉडल पेपर, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर अब तक 33 मॉडल पेपर आपके हो चुके हैं। तो ये जो 33 मॉडल पेपर हुए हैं, सारे मॉडल पेपर एक जगह पर आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हर लेक्चर की आपको पीडीएफ मिल जाए, तो आप हमारा जो पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। यह मॉडल पेपर नंबर 34 है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी एक सही अनुक्रमणिका है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सिक्वेंसिंग ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पर किस क्रम में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये जो शब्द हैं इनको पहले से लेकर आखिरी सही क्रम में आपको यहाँ पर बैठाना है, ताकि पता चल सके कि सबसे पहले कौन सा शब्द आया है, इसके बाद कौन सा है, फिर कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये जो बिल्कुल सही क्रम है। तो विकल्प ए आपका करेक्ट है, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले क्या मिलेगा? सोवर्जियन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक और लास्ट में रिपब्लिक शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा क्रमानुसार। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जुड़े गए थे। कौन कौन से थे? एक था समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, दूसरा था पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, और तीसरा कौन सा है? तो अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। जिससे प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य जैसे वाक्यांश बने, जो कि भारत के स्वरूप को और स्पष्ट करते हैं और सभी धर्मों व वर्गों के समान आदर पर जोर देते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित का मिलान करिए। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 32। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 15 में आपको क्या मिलेगा? तो देखिए ये अनुच्छेद 15 एक आ जाएगा 3 के साथ, ठीक है ना, यानी कि भेदभाव का निषेध, ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या मिलेगा आपको? दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण मिलता है, ये चौथा वाला विकल्प सही होगा। अनुच्छेद 25, तो दोस्तों ये मिलेगा आपको धर्म की स्वतंत्रता से, ठीक है, एक वाला विकल्प सही है। और अनुच्छेद 32 का जाएगा ये संवैधानिक उपचारों के साथ, तो विकल्प 2 आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो इसका जो फिलहाल विकल्प तो दिया नहीं गया है, यही क्रम इसका बनेगा। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 32 का संबंध संवैधानिक उपचारों से है, ठीक है ना। तो ये आपका सही क्रम है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन के बिलों से संबंधित है? मतलब यहाँ पर बात हो रही है किसके बारे में? यहाँ पर बात हो रही है मनी बिल के बारे में। तो मनी बिल से रिलेटेड जो आर्टिकल है कौन सा है दोस्तों? तो इसमें देखेंगे अनुच्छेद 110, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। एग्जैक्टली देखा जाए तो अनुच्छेद 130 में क्या लिखा है? ये सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, ठीक है ना। और आर्टिकल 120 लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट के बारे में है। और जो आपका अनुच्छेद 100 है ये क्या है? वोटिंग इन द हाउस। और जो मनी बिल है ये आर्टिकल 110 के अंतर्गत आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद से। तो दोस्तों जो गायत्री मंत्र है ये लिया गया है कहाँ से? ऋग्वेद से, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, याद रखिएगा। और इसमें जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र आपको देखने को मिलेगा। गायत्री मंत्र किस देव को समर्पित है? सूर्य यानी कि सविता। और ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो पंडित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे होत्री कहते हैं। ये ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला पंडित क्या कहलाता है? तो उसे होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसे कहते हैं आप आयुर्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो कुल ऋचाएँ कहा जाता है, 1028 ऋचाएँ या मंत्र हैं,
ठीक है ना, 1028। बात करें सामवेद के बारे में तो सामवेद का संबंध जो है ये संगीत से है और इसका जो उपवेद है उसे कहते हैं गंधर्व वेद, ठीक है। और सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है पंडित, उसे कहते हैं उदात्री। क्या कहते हैं, उदात्री, ठीक है ना। बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में तो अथर्ववेद का संबंध जादू टोने से है और इसका जो उपवेद है वो शिल्प वेद है, ठीक है। इसी प्रकार से यजुर्वेद को पढ़ने वाला जो पंडित होता है उसे कहते हैं अध्वर्यु। क्या कहते हैं, अध्वर्यु। और यजुर्वेद का जो उपवेद है उसे कहते हैं धनुर्वेद। तो कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं, थोड़ा डिटेल में आप प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था। देखो दोस्तों, एक बात बहुत ही सरल तरीके से अब आप याद रख लेना कि चाहे रामायण हो या फिर महाभारत, ठीक है, दोनों का फारसी में अनुवाद हुआ था किसके समय में, तो अकबर के समय में हुआ था। और एक ही व्यक्ति था जिसने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, दैट इज बदायूनी, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। तो रामचरितमानस के बारे में जानते हैं आप, तो इसके जो लेखक हैं तुलसीदास हैं और ये जो किताब है ये अवधी भाषा में, कई बार पूछा जाता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, तो ये अवधी भाषा में है। जबकि तमिल में जो रामायण है उसके लेखक कौन है, तो कंबन है, ठीक है ना। और महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था किसके द्वारा, बदायूनी के द्वारा। और जो फारसी महाभारत है उसका नाम क्या है, रज़्मनामा, ठीक है। अथर्ववेद को फारसी भाषा में अनुवाद किया था किसने, तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। ये सारे पॉइंट आपके जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से कोई भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के अस्थाई राजस्व निपटान। देखो, अस्थाई राजस्व निपटान का मतलब हो गया कि जमींदारी प्रथा की शुरुआत। तो प्रश्न यही है कि बंगाल में जो जमींदारी प्रथा थी ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, क्लाइव के द्वारा, हेस्टिंग्स के द्वारा, वेलेजली के द्वारा या फिर कार्नवालिस के द्वारा। तो दोस्तों, बंगाल में जो जमींदारी प्रथा थी ये शुरू की गई थी कार्नवालिस के द्वारा। विकल्प डी आपका करेक्ट है। दोस्तों याद रखना कि जानसूर के सुझाव पर 1798 में बंगाल में जमींदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी कार्नवालिस के द्वारा। कार्नवालिस जाने जाते हैं भारत में सिविल सेवा के लिए। तो एग्जैक्टली कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत में सिविल सेवा के जनक कौन माने जाते हैं, तो लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। और वेलेजली को आप जानते ही हैं, सहायक संधि। इन्होंने सबसे पहले किस राज्य को सहायक संधि के तहत अपने अंग्रेजी राज्य में लाया था, तो हैदराबाद को, ये आप याद रखिएगा। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का पसंदीदा गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए की पटकथा किसने लिखी थी। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वैष्णव जन तो ये जो गांधी जी का पसंदीदा गीत है इसकी पटकथा लिखी गई है नरसिंह मेहता के द्वारा, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चालकता की इकाई क्या है। देखो बात क्या हो रही है, विद्युत चालकता यानी कि बात यहाँ पर हो रही है कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी आपको पता ही है, कंडक्टिविटी और जो प्रतिरोध होता है यानी कि रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं, ये बिल्कुल उलट होते हैं। तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को मापते हैं आप ओम से, ठीक है। और अगर प्रतिरोध का विलोम क्या होगा तो ये हो जाएगा आपका चालकता यानी कि कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसका जो मात्रक है OHM से इसका उल्टा कर दो MHO, मो। ये विकल्प आपका जो है सी, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। देखो दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे कि H2O में O है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन में भी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन है ही है, यानी कि B, C और D में तो नहीं होगी। CH4 यानी कि मेथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। CH4 यानी कि मेथेन, इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे जीवन का आधार माना जाता है, ठीक है, बेस ऑफ लाइफ माना जाता है किसको, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य को। ये देखिए ये कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य भरा हुआ है यही जीवन का आधार है। इसी के अंतर्गत देखिए न्यूक्लियस भी है और बाकी साइटोप्लाज्म में आते हैं। तो जीव द्रव्य को ही जीवन का आधार माना जाता है। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो सजीव कोशिका के अंदर का वह पूरा जीवित पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसमें कोशिका द्रव्य दैट इज साइटोप्लाज्म और
केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों शामिल होते हैं। यह प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड जैसे जैव अणुओं से बना एक चिपचिपा रंगहीन पदार्थ है जिसमें सभी जैविक क्रियाएं होती हैं और इसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो ये तस्वीर मैंने इसलिए लगाई थी ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। दोस्तों, एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, ये लिपिड भी नहीं होते, ये अमीनो एसिड भी नहीं होते, ये होते हैं प्रोटीन, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। और जो प्रोटीन होता है दोस्तों, ये कैसे बनता है? तो प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका में असवान झील किसके द्वारा बनाई गई झील है? तो अफ्रीका में दोस्तों आप देखिए यहाँ पर जो असवान झील है यह किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये हो जाएगा नासिर, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए आपका मिस्र हो गया और यहाँ देखिए आपका नासिर झील है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कि भारत में किसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की गई थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में बात हो रही है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में। तो इसमें जो उत्तर बनेगा वो विकल्प सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून था जिसने भारत के लिए एक नया संवैधानिक ढांचा प्रदान किया जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैत शासन और अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव भी भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही आया था। शक्तियों का विभाजन, दैट इज संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची, और एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना शामिल थी जिसने भारत में एक जिम्मेदार सरकार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए और भारतीय संविधान की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी में। तो वैसे अगर आप गैस करते हैं ना तो आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं लोकेशन वाइज। देखो, मगध यानी कि बिहार और गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र ये तीनों तो आते हैं बिहार में, लेकिन कौशाम्बी तो आता है इलाहाबाद के पास में जो कि वत्स जनपद की राजधानी था। तो आसानी से आप इसे गेस कर सकते थे। अब गिरिब्रज और राजगिरी ये दोनों जो हैं मगध साम्राज्य की राजधानी थी कब? जब बिंबिसार का शासन था। किसका शासन? बिंबिसार का। और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था किसने? तो उदयन ने बनाया था। ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है हर्यक वंश के बारे में और हर्यक वंश में आपको पढ़ा भी चुका हूँ। तो उत्तर विकल्प डी होगा, यानी कि कौशाम्बी राजधानी है वत्स जनपद की। आपको पता है ना कि कितने महाजनपद हैं? कमेंट करके बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। ठीक है। और इसका उल्लेख किस ग्रंथ में सबसे पहले आपको मिलता है? ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा आयोग अनुच्छेद 338A से संबंधित है? दोस्तों एग्जैक्टली जो आपका आर्टिकल 338 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 338 है इसमें सबसे पहले तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, ये आता है। इसके बाद इसी में जब 338A बना तो ये बन गया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक है। तो 338A में क्या बनेगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A के अंतर्गत। और ये है आपका NCSC आर्टिकल 338 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आपको पता ही है कि 102 में संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 2018 में हुआ था। इसका वर्णन 338B में मिलेगा। ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग, तो आपको ये भी पता है कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसकी स्थापना हुई थी कब? जनवरी 1992 में। ये आप याद रखना, 1992 में। और ये किसी भी अनुच्छेद से संबंधित नहीं, क्योंकि यह एक जो संस्था है मतलब इसका ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ऐसे आप याद रखेंगे इसको। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा चल रही हो तो पहला विकल्प है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं, मतलब इसके लिए कुछ कहना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है ना।
तो केवल पहला विकल्प आपका करेक्ट है, इसमें 1 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है। और बात करें दोस्तों अगर आर्टिकल 359 के बारे में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि यदि आपातकाल लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसे अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत जाने की अपनी शक्ति के निलंबन की घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और जो परमाणु घड़ियाँ होती हैं दोस्तों, ये 100 साल में 1 सेकेंड भी डिफरेंस शो नहीं करती हैं। तो इसमें जो टाइम कीपर होता है वो होता है सीजियम, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। सीजियम इसको इंडिकेट करते हैं CS से। यह एक नरम चांदी सुनहरी क्षार धातु है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 55, जो लगभग कमरे के तापमान यानी कि 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है, जिससे यह तरल अवस्था में रहता है। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, हवा और पानी के संपर्क में आने पर जलने लगता है और इसका उपयोग परमाणु घड़ियों, फोटो इलेक्ट्रिक कोशिकाओं और आयन रॉकेट प्रोपेलेंट में होता है। इसे पोलूसाइड खनिज से निकाला जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये देखिए दोस्तों, मोढेरा का सूर्य मंदिर है, तो आपको बताना है कि ये जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दें कि ये दोस्तों स्थित है गुजरात में। ठीक है ना, गुजरात, जो कि दिया गया है विकल्प बी में, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले में पुष्पावती नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण 11वीं सदी में चालुक्य राजा भीम प्रथम ने करवाया था। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य राजा भीम प्रथम ने करवाया था। तो ये याद रखिएगा। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 11वीं सदी में हुआ था। यह किस नदी के तट पर है? तो पुष्पावती नदी के तट पर मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन उसके पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सन टेम्पल्स हैं जहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि सन टेम्पल जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों, इसे ही कहते हैं ब्लैक पगोड़ा, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा एक है मार्तंड सूर्य मंदिर जो कि कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा कटारमल सन टेम्पल जो है ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में। ठीक है। दक्षिणार्का टेम्पल ये मिलेगा आपको गया बिहार में। एक है आपका ब्राह्मण टेम्पल जो कि उन्नाव मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा एक सूर्य प्रहार टेम्पल है जो कि मिलेगा आपको कहाँ पर? आसाम में मिलेगा। सूर्यानर कोविल टेम्पल ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में। और एक और है आंध्र प्रदेश का सूर्य नारायण टेम्पल। ठीक है। तो ये सारे जो टेम्पल हैं ये सारे सूर्य मंदिर हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में टंगस्टन तार के साथ आर्गन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन में है कि बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए, बिजली की खपत को कम करने के लिए, उत्सर्जित हल्के रंग का बनाने के लिए, गलत है। बल्ब की लागत को कम करने के लिए, ये भी गलत है। सही जवाब है बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका होगा कि लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसे किस संविधान संशोधन में और कब किया गया था? ये ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ध्यान देना कि लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। राजीव गांधी तो प्रधानमंत्री थे और ये था 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है किस नाम से? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, मार्ले घोषणा के नाम से, मिंटो घोषणा के नाम से या फिर चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। और दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा? जी हाँ दोस्तों, इसे कहेंगे मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, दैट इज विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन या अगस्त घोषणा, अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत के तत्कालीन राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था।
जिसमें भारत में स्वशासी संस्थानों के क्रमिक विकास और भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की बात कही गई थी, जो अंततः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से बनता है? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी पिंड या फिर राइबोसोम? दोस्तों लाइसोसोम ये बनता है गोल्गी पिंड से, विकल्प सी आप यहाँ पर करेक्ट है। आपको बता दें कि लाइसोसोम मुख्य रूप से गाल्जी का है, यानी कि गाल्जी उपकरण से बनता है, जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए एंजाइमों को पैक किया जाता है और ये दोनों मिलकर लाइसोसोम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे ये पाचन कार्य कर पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिजी किस महासागर में स्थित है? जो फिजी द्वीप है ये किस महासागर में स्थित है? बताइए कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? तो दोस्तों याद रखना हमेशा कि जो फिजी द्वीप है ये आपको प्रशांत महासागर में मिलेगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र? देखो बात यहाँ पर SEZ के बारे में नहीं हो रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं, बल्कि यह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, तो ये हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी से बाहर 200 नॉट की, आप जानते हैं ना कि जो समुद्री दूरी होती है उसे नॉट से मापा जाता है, तो 208 की दूरी तक EEZ ये स्थित होता है, मतलब ये माना जाता है यह विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो कह रहे हैं कि EEZ पर संबंधित तटीय देशों का अनन्य अधिकार नहीं है, तो जो इसका भी EEZ होगा, जिस भी देश का, भारत का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, तो यहाँ पर जो EEZ होता है, यहाँ पर मछली पकड़ने सहित समुद्री जल ऊर्जा और समुद्री जीवों का दोहन ये कर सकते हैं, समुद्री संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन भी कर सकते हैं, जहाज़ों का नेविगेशन और पनडुब्बी केबल भी बिछा सकते हैं, लेकिन महासागरीय निक्षेपों के खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण और दोहन नहीं कर सकते हैं, यानी कि विकल्प ए जो है ये आपका आंसर है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मसेटर मसल्स ये कहाँ पर स्थित होती है? जो आपका मसेटर मसल्स है ये कहाँ पर पाई जाती है? हाथ में, जबड़े में, जांग में या फिर छाती में? तो दोस्तों ये पाई जाती है जबड़े में। मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ देखिए, ये है आपकी मसेटर मसल्स। ठीक है ना, ये जो आपको शो हो रहा है ये है मसेटर मसल्स। और इसी प्रकार से जो फीमर बोन है ये सबसे लंबी बोन होती है जो कि जांग में पाई जाती है। स्टेप्स ये सबसे छोटी हड्डी होती है और ये मिलती है कहाँ पर? तो कान में मिलती है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में आप हड्डियों का अध्ययन करते हैं। और हमारी बॉडी में कुल मसल्स कितनी है? तो इनकी संख्या होती है 639 यानी कि 639। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? हालांकि किया जा चुका है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मारिया कोरिनो मचाडो। ये कहाँ से हैं? तो ये रहने वाली हैं वेनेजुएला की, ठीक है ना। और क्यों? तो देखो वेनेजुएला में स्थिति आपको पता ही है, दुनिया में सबसे अधिक मुद्रास्फीति कहीं पर है तो वेनेजुएला में है। तो वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार 2025। और ध्यान देना कि जो नोबेल शांति पुरस्कार होते हैं ये नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में बोलीविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो बोलीविया के राष्ट्रपति बन गए हैं अक्टूबर 2025 में कौन? तो सही जवाब है रोड्रिगो पाज, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है? तो दोस्तों विजेता कौन बना है? मोरक्को बना है। और मोरक्को ने किसको हराया ये बताइए आप। तो आपको बता दें कि फिलहाल अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 मेजबान देश रहा था चिली। चिली में आयोजन किया गया था। मोरक्को विजयी हुआ पहली बार। इसने हराया था किसको? तो अर्जेंटीना को हराया था, ठीक है ना। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन दैट इज इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही जवाब होगा झूलन गोस्वामी। गलत। मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, शांता रंगस्वामी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। और ये देखिए आपका अंतिम प्रश्न होगा कि अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को? तो दोस्तों 2026 को। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है, ठीक है ना।
अब आपके लिए एक टेस्ट एमसीक्यू है, बताइए कि अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ये प्रश्न मैं आपको करवा भी चुका हूं, तो फटाफट आंसर करिए। और अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। पेड ग्रुप के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए 9452252260। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।